बग्गा साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ग्लोबल मार्केट्स के और हमारे बाज़ारों के जाने माने विशेषज्ञ। और इस वक्त देश दुनिया में सबसे ज़्यादा किसी की ज़रूरत है तो बग्गा साहब के अनुभव की। बिल्कुल सर, गुड मॉर्निंग, स्वागत है। गुड मॉर्निंग। अभी आजकल हमने ये सिस्टम किया है कि आप लगभग हम रोज़ ही आपको तकलीफ देते हैं, तो अब ये बता दीजिए सर, कल क्या क्या हुआ अमेरिका में, वो समझा दीजिए हमें। फिर उसके बाद दुनिया भर के जो सेंट्रल बैंक्स वो दरें वरें बढ़ा रहे हैं, घटा, उसके बारे में मैं अलग से पूछूंगा। लेकिन कल अमेरिका में क्या खास हुआ ये? अमेरिका कल अनिल जी थोड़ा सा रीथिंक आ गया। जो वेडनेसडे को मार्केट्स ने कॉन्फिडेंस लिया था कि 75 बेसिस पॉइंट पावेल ने कहा है कि आज बढ़ाएंगे जून में, और फिर जुलाई में 50 से 75 का दिख रहा है नजरिया। बट कल बहुत सॉलिड एक रीथिंक आ गया मार्केट में। डाउट आ गया कि भाई ये तो रिसेशन की बात हो रही है, मंदी की बात हो रही है, और इतना इनके पास संकीर्ण रास्ता है जो सॉफ्ट लैंडिंग करवाने का, उसमें वो जहाज उतार नहीं पाएंगे। ये हार्ड लैंडिंग होने वाली है इकोनॉमी की। इसके चलते मार्केट्स में कल पैनिक का दौर आया। वो बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड था अनिल जी। मेरा एक्सपेक्टेशन यही था कि वेडनेसडे के बाद थोड़ा सा एक रिलीफ रैली आएगा। 2-3 और चीजें उसके साथ थी। आज का जो ऑप्शन एक्सपायरी हो रहा है, क्वार्टरली एक्सपायरी जो आता है, उसमें हम नॉर्मली देखते हैं कि एक बाउंस आता है अमेरिकन मार्केट्स में। बट कल मार्केट्स ने हम सबको बहुत सरप्राइज कर दिया, मायूस भी किया। और उसका सबसे बड़ा कारण यही था कि रिसेशन आने की आशंका बढ़ गई, और लोग यही सोच रहे थे कि सेंट्रल बैंक्स पीछे रह गए, अब बहुत तेजी से वो रेट बढ़ाएंगे। इतनी तेजी से रेट बढ़ाने से रिसेशन आएंगे। रिसेशन आने पे स्टॉक्स के वैल्यूएशन और अर्निंग्स, कॉर्पोरेट के अर्निंग्स दोनों नीचे आते हैं। और मार्केट नॉर्मली रिसेशन से पहले ही 3 से 6 महीने पहले ही मार्केट गिर जाता है। तो यही कल अंदेशा आ रहा था, और ग्लोबली था, कहीं छुपने की जगह नहीं थी। और नॉर्मली क्या होता है कि अगर स्टॉक्स नीचे जाते हैं, हम देखते हैं बॉन्ड्स आपको रिटर्न दे रहे हैं, कुछ और चल रहा है। कल सब कुछ ही गिर रहा था, यहाँ तक कि तेल भी गिर रहा था, चाहे टाइट सप्लाई थी तेल की। बट फिर भी रिसेशन के चलते हमने देखा कमोडिटीज में भी कल कहर था। तो ये हुआ कल अनिल जी अमेरिकी मार्केट में। बग्गा साहब, WTO में रिफॉर्म्स होने चाहिए, ये भी मांग भारत ने रखी और वो मांग भी मानी गई कि हाँ वाकई में WTO में रिफॉर्म्स की जरूरत है। इसके अलावा जो जो कंडीशंस, जो जो शर्तें हमारी तरफ से रखी गई थी, WTO उसे मानता हुआ नजर आ रहा है। कैसे देखते हैं सर आप इसे? नहीं, बहुत अहम बात है अनिल जी। और जैसे पहले यूक्रेन और रशिया के मुद्दे पे भारत ने अपना पक्ष बहुत स्ट्रांगली रखा, जयशंकर जी ने बहुत अच्छी तरह से हैंडल किया, उसी तरह पीयूष गोयल साहब ने ये WTO में भारत के जो नेशनल इंटरेस्ट है वो रखे। WTO देखिए तो यूरोप और US इतने जबरदस्त एग्रीकल्चरल सब्सिडीज देते हैं। US में तो किसानों को पैसे देते हैं कि आप कल्टीवेट ही मत करिए ताकि कीमतें बढ़ी रह सकें। उस तरह की चीजें होती हैं। और भारत को हर वक्त प्रेशर रहता है कि आप अपने सर्विसेज सेक्टर खोलिए, एग्रीकल्चर को खोलिए, एग्रीकल्चर पे इंपोर्ट अलाउ करिए। अब भारत जैसा सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर देश है, जैसे आपने फिशरीज का एग्जाम्पल दिया, वैसे ही हमारा एग्रीकल्चर भी बहुत फ्रैगमेंटेड है, और उस पे हम हर वक्त अपना पक्ष रखते हैं। वो माना नहीं जाता था और उस पे एक लॉकजैम होता था। ये बहुत अच्छी बात है, ये भारत ने अपना नेशनल इंटरेस्ट आगे रखा है, और ये दिखा रहा है कि भारत अब तैयार है अपना पोजीशन लेने। क्या होता है, हम अपने इकोनॉमिक पोजीशन से बहुत कम वेट पे बॉक्सिंग करते हैं। चाइना में देखिए, अगर कोरिया ने चाइना के विरुद्ध कुछ भी एक्शन लेते हैं कोरियन, तो वो चाइना सारे कोरियन रिटेल सुपरमार्केट जो हैं उसके आगे धरने शुरू हो जाते हैं, उनकी कीमतें गिरा देते हैं। भारत का इतना बड़ा मार्केट है और सब कंपनीज तैयार हैं भारत में आने के लिए, इस मार्केट को एक्सप्लॉइट करने के लिए। बट हम अपने वेट से कम बॉक्सिंग करते थे। पहली बारी हम देख रहे हैं कि एक बहुत सशक्त भारत और एक बहुत सेल्फ एश्योर्ड भारत ऐसे मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशन में अपनी बात कह पाया है और मनवा पाया है। बग्गा साहब, अब दो और बैंक्स की तरफ से जो पॉलिसी आई है, जापान ने तो ब्याज दरें बढ़ाई नहीं, और दूसरा स्विट्जरलैंड के बैंक ने 15 साल बाद ब्याज दरें बढ़ाई है। तो ये जो दूसरे बैंक्स हैं इंडिया के बाहर, अमेरिका के बाहर बैंक ऑफ इंग्लैंड ने भी बढ़ाई, इनका एक्शन कैसे देखते हैं सर आप?
जी अनिल जी, देखिए दुनिया में अब आप कह सकते हैं कि सारे बैंक्स हॉकिश हो गए हैं। दो बैंक्स हैं जो डविश हैं, जो अभी भी नरम पॉलिसी अपना रहे हैं। एक तो चाइना है, जो कि डिफरेंट साइकिल पे है विश्व से। स्लो डाउन उनका ऑलरेडी चल रहा है, तो इसमें तो रेट बढ़ाने की कोई गुंजाइश नहीं है। और जापान, जो गवर्नर कुरोडा के नीचे उनकी पॉलिसी रही है यील्ड कर्व कंट्रोल, कि भाई हम इंटरेस्ट रेट्स कम करेंगे, जीरो पे उसको मेंटेन करेंगे। उसके चलते येन भी 24 साल के न्यूनतम लेवल पे गिर गया है। सबसे बुरा परफॉर्मेंस रहा है जापानीज येन, उनकी करेंसी का -14% डॉलर के अगेंस्ट इस साल चल रहा है। तो लग रहा था कि आज कुछ वो शायद फेरबदल करें, शायद मान जाएं कि अब इंटरेस्ट रेट बढ़ाने पड़ेंगे स्टेप में बाकी सेंट्रल बैंक्स के साथ। बट वो उन्होंने किया नहीं। उन्होंने कहा कि हमें अभी भी इकोनॉमी को पहले बचाना है। करेंसी पे हम जरूर देख रहे हैं करेंसी का क्या इम्पैक्ट आता है, बट पहले हम अपनी इकोनॉमी को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं, तो रेट नहीं बढ़ाएंगे। तो और स्विट्जरलैंड का इस नजरिए से समझना है कि उनको दिख रहा था कि सब रेट बढ़ा रहे हैं। बैंक ऑफ इंग्लैंड ने भी कल 5वीं बारी सक्सेसिव पॉलिसी में रेट बढ़ाया, और उनका भी 15-20 साल का रेट हाई पहुंच गया। दूसरा, बैंक ऑफ इंग्लैंड ने कहा कि इन्फ्लेशन 11% तक पहुंच जाएगी अक्टूबर में। जब वो अभी वो क्या कर रहे हैं, पेट्रोल और डीजल की कीमत पे अंकुश लगाए बैठे हैं और सरकार एब्जॉर्ब कर रही है। तो उन्होंने एक लेवल रखा है पेट्रोल का, जिससे कि आम नागरिक के ऊपर इतनी इशू ना आए, और वो सरकार एब्जॉर्ब कर रही है कि जब हम इसको छोड़ेंगे अक्टूबर में तो 11% भी इन्फ्लेशन आएगा। तो स्विस नेशनल बैंक ने रेट बढ़ाया अपनी करेंसी को फिर से डिफेंड करने के लिए। और यही मैं कहता रहा हूं अनिल जी कि ये रिवर्स करेंसी वॉर चल रही है जी विश्व भर में। बताएं सर जी। जी, तो ये रिवर्स करेंसी वॉर है कि पहले होता था कि कंट्रीज अपनी करेंसी को डिप्रिशिएट करते थे एक्सपोर्ट्स बढ़ाने के लिए। अब क्योंकि डॉलर इतना मजबूत हो रहा है, इंपोर्टेड इन्फ्लेशन आ जाती है देश के अंदर अगर आप अपनी करेंसी को बहुत डिप्रिशिएट करने दें। तो करेंसी के लिए, करेंसी को मजबूत करने के लिए सेंट्रल बैंक्स रेट्स बढ़ा रहे हैं। स्विस बैंक से एक और डर है कि उनके पास लगभग $150 बिलियन के अमेरिकन स्टॉक्स हैं। तो अगर वो अपना एफएक्स रिजर्व लिक्विड बनाने की कोशिश करेंगे तो अमेरिकी स्टॉक्स बेच सकते हैं। वो भी मार्केट को थोड़ा डर है कि क्या उनका उसमें क्या रुझान रहेगा। जापान के पास भी बहुत ह्यूज इक्विटी होल्डिंग्स हैं, बट अभी वो कायम है अपनी पॉलिसी पे। तो उस तरफ से आज कुछ डर नया निकल के नहीं आया। जी अनिल जी। परफेक्ट सर। अच्छा सर, अगली बार जब आपसे मुलाकात, अभी मतलब अभी आपको मैं थैंक यू नहीं कर रहा हूँ, अभी आपसे और भी मुझे बात करी, लेकिन अभी याद आया तो मैंने कहा बता दूं आपको अभी से। अगली बार आप है ना वो पढ़ाई करके आना सर। पढ़े तो क्या करना, आपको तो याद ही रहता है सर। अगर ये 11% वाला इंग्लैंड का इन्फ्लेशन है, सारे यूरोप में 10-12% इन्फ्लेशन होने वाला, कौन कौन से वो 2-3-4 ऐसे देश हैं यूरोप के जो उड़ जाएंगे? हाँ। वो जरा सर बैलेंस शीट देख के आना उनकी, फिर बताइएगा कि कहाँ कहाँ मतलब है ना ये उड़ सकते हैं जिनकी करेंसी बहुत ख़राब होगी, तो हम आगे हॉलीडे प्लान करें ना तो बताएं। हाँ, तो वहीं जाएं जहाँ पर एकदम करेंसी उनकी सस्ती हो। सही, ये आइडिया अच्छा है। और अपन कुछ कर नहीं सकते तो जो कर सकते हैं उस पर फोकस करें। बग्गा साहब बताएं वो मामला जो बाइडेन साहब ने कल फिर से ईरान पे नए प्रतिबंध लगाने की बात कही है, जबकि ऑलरेडी कच्चा तेल बड़ी मुश्किल से नीचे आ रहा था, फिर से गर्म हो गया। तो ऐसे इन्फ्लेशन कैसे काबू में आएगा अगर फिर से वो इस तरह के स्टेटमेंट देंगे, करेंगे? और उसके पीछे अभी क्या नया क्या कुछ हुआ है जिसकी वजह से ऐसा कर रहे हैं वो? जी अनिल जी, और देखिए तो सबसे बड़ी बात क्या है कि हमें लगता था कि ट्रंप के पास प्रोफेशनल डिप्लोमेट्स नहीं है, बट ट्रंप ने तो शांति संधि करवा दी सऊदी अरेबिया, यूएई और इजराइल में। उनके लिंक्स एस्टैब्लिश करवा दिए, चाहे उनके पास कैरियर डिप्लोमेट्स नहीं थे। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के पास कैरियर डिप्लोमेट्स हैं, बट एक के बाद एक गलती ये लोग करते जाते हैं। जैसे भारत के साथ भी झड़प हुई थी, आके भारत को लेक्चर देते हैं हमारे कि भाई यहाँ पे रिलीजियस इंटॉलरेंस है, ये है वो है। और जबकि आप देखिए भारत का कितना हम डेमोक्रेटिक देश है, कितना सेक्युलर देश है। तो यही बात अब ईरान के साथ क्या हुआ है, ईरान के साथ पिछले साल करार होने के करीब था। उनकी एक ही शर्त थी कि जो रेवोल्यूशनरी गार्ड है
उसको इन्होंने डेजिग्नेट किया हुआ है टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। कुछ उससे फर्क पड़ा नहीं है। ईरान को जो पिछले साल तेल से रेवेन्यू आती थी उसका 4 गुना इस साल आ रहा है, क्योंकि उनकी ऑयल आउटपुट डबल हो गई और कीमतें $60 से $120 पे आ गई। तो ईरान का तो काम चल रहा है, बट इन्होंने रोक के रखा है वो रेवोल्यूशनरी गार्ड को डेजिग्नेटेड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हटाने से। उसके कारण नहीं हो पा रहा है करार। अब ये 13 तारीख को सऊदी अरेबिया जाने वाले हैं, मिडल ईस्ट के पूरा दौरा कर रहे हैं 13 से 16 जुलाई को, क्योंकि अमेरिका काफी पीछे रह गया और चाइना बहुत स्ट्रांग हो गया है मिडल ईस्ट में। ये देखिए रशिया यूक्रेन के टाइम भी सारे मिडल ईस्ट ने रशिया के साथ ही वोट किया या फिर एब्सटेन किया भारत की तरह। यूएस के साथ किसी ने वोट नहीं किया। तो ये पिछड़ रहे हैं जियोपॉलिटिकल सिचुएशन में भी। चाइना काफी ग्राउंड्स गेन कर रहा है। अब उस अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी पे एक नजर रखते हुए इन्होंने ईरान की कल भर्त्सना की, क्रिटिसिज्म किया, बट ईरान का जो करार रुका हुआ है वो अमेरिका की वजह से रुका हुआ है, ईरान की वजह से नहीं रुका हुआ है। चीज़ बताइए सर, आपने ये सारी की सारी। धन्यवाद सर आज समय देने के लिए। सोमवार सुबह आपसे फिर मुलाकात होगी, मैं अभी से बता दूं। वीकेंड पे सर कुछ ना कुछ तो होना ही होना है। ये इस तरह का मूड माहौल में ऐसा हो ही नहीं सकता कि ग्लोबल में कुछ होना हो। तो सोमवार सुबह के लिए बग्गा साहब से फिर हम मुलाकात करेंगे। फिलहाल सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज फिर से समय देने के लिए। थैंक यू सर।